हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। केमिकल बॉन्डिंग का जो टॉपिक मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, तो आगे चल करके एक मैं हेडिंग डिस्कस करूंगा। उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, लाइन से कई सारे स्ट्रक्चर बना के सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई कि अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। बहुत सारे बच्चों में एक होता है साहब स्ट्रक्चर कैसे बन गया कैसे बन गया। तो स्ट्रक्चर जब भी आपका बनता है तो एलडीएस को फॉलो करता है, अदरवाइज अगर उसने एलडीएस को फॉलो नहीं किया है तो इसका मतलब स्ट्रक्चर आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को लेकर के हम 30-40 स्ट्रक्चर और बनाना सिखाएंगे आपको, ताकि आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना, ताकि हम किसी कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछें तो फटाफट आप समझना शुरू कर दो कि साहब इसके बारे में ऐसी बात है। ठीक, एक बात तो ये हो गई बच्चों। दूसरी बात ये है कि एलडीएस से मैंने आपको स्ट्रक्चर निकालना सिखाया है ना, तो आपने याद कर लिया होगा, आपको समझ में खूब अच्छे से आ गया होगा। तो आज एक नए टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, वो है प्रमोशन रूल, है ना। तो हेडिंग डालो, प्रमोशन रूल एंड एग्जिस्टेंस। तो बच्चों, प्रमोशन रूल क्या होता है? प्रमोशन रूल ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से जंप करके एक्साइट स्टेट में आता है। ठीक, ग्राउंड स्टेट से जंप करके एक्साइट स्टेट में आता है, और एक्साइट स्टेट के बाद जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी कोवेलेंसी को एक्सप्लेन करेंगे। इज दैट क्लियर? तो पहले एक लाइन लिखो, लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। पहले लिख लो, बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रमोशन रूल एंड एग्जिस्टेंस। लिखो बेटा, लिखो, अकॉर्डिंग टू प्रमोशन रूल इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल और one atomic orbital to another atomic orbital, comma, after that number of unpaired electron, after that number of unpaired electron explain कोवेलेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल, कोवेलेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट। तो एक दो तीन एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करें नाइट्रोजन पर। सबसे पहले हम लोग किस पर बात करें बच्चों? नाइट्रोजन में Z बराबर कितना होता है? 7। एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 7। ठीक है, लिखो, लिखा। अब सुनो, कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 है, अब इसके बाद 2s2 है, फिर आपका 2p3 है। ठीक, ठीक है ना बेटा। आउटर सेल है आपका ये, आउटर सेल आपका ये। अब यहां पर जो है, यहां पर ध्यान से देखो, 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है। और 2p के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2p के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 और 3, राइट। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, इस केस में एक बात बताओ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बच्चों मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 3, राइट। इसका मतलब कोवेलेंसी जो मैंने अभी लिखवाया है, कोवेलेंसी कितनी होगी? कोवेलेंसी होगी 3। मतलब कि अगर मैं ये कहता हूं क्वेश्चन में कि बताओ NCl3 ये एग्जिस्ट इन नेचर, पक्का, राइट।
और अगर क्यों, क्योंकि इसकी कोवैलेंसी कितनी है बताओ बेटा, कोवैलेंसी कितनी है 3 है। अगर मैंने क्वेश्चन में कह दिया कि NCl5 तो आप कहेंगे नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, राइट, इन नेचर। ये कभी भी नेचर में नहीं पाया जाता, क्यों, इसकी कोवैलेंसी कितनी आ रही है बताओ, कोवैलेंसी कितनी आ रही है 5, कोवैलेंसी 5 आ रही है, और यहां पर मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी दिख रही है 3। अगर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल होता, अगर यहां पर डी ऑर्बिटल होता तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती, लेकिन अगर डी नहीं है तो जंपिंग नहीं होगी। अगर डी होता तो जंपिंग होती, अगर डी नहीं है तो जंपिंग नहीं होगी, और जंपिंग ना होने की वजह से, प्रमोशन नहीं होने की वजह से इसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? नोट करो। लिखा बच्चों? दूसरा देखो, बालको फॉस्फोरस के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। फॉस्फोरस यानी कि P4 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। बाकी स्टडी हम लोग करेंगे, टॉपिक में करेंगे, अभी जरूरत नहीं, जितनी जरूरत उतना सीखो। अब एक बात बताओ, फॉस्फोरस के लिए Z बराबर होता है 15, ठीक है ना बेटा। कॉन्फ़िगरेशन कर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये 2 है, और 3d, अगला इलेक्ट्रॉन 3d में आएगा, दैट इज 0, राइट। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, 3s में है 2 इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है आपको। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ बेटा, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, 3, 1 2 और 3। बताओ 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 0, बिल्कुल नहीं दिख रहा है आपको, देखो 0 लिखा है मैंने, राइट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसको मैं क्या बोलूंगा, ग्राउंड स्टेट, क्या बोलूंगा, ग्राउंड स्टेट बोलूंगा, नोट करो। अच्छा ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके 3। कोवैलेंसी कितनी होगी, कोवैलेंसी कितनी होगी, कोवैलेंसी 3। मतलब क्या है इसका मतलब क्या सीखा, इसका मतलब ये सीखा कि PCl3 एग्जिस्ट इन नेचर। ध्यान समझना, PCl3 क्या होगा, एग्जिस्ट इन नेचर, और NCl3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, और PCl3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। इसके बाद क्या लिखा कि NCl5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या PCl5 एग्जिस्ट करेगा, मैं देखता हूं, पहले इतना नोट करो। अब देखो प्रमोशन एनर्जी क्या कहता है, प्रमोशन रूल क्या कहता है, प्रमोशन रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन कूद के कहां जाएगा, इसमें, ठीक। यानी इसको बोलोगे फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन कूद के कहां गया, 3s का इलेक्ट्रॉन कूद के कहां गया बताओ, है ना। ये तो हमारा 3p है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा 3d है, क्या है, 3d है, ठीक है।
तो इसका इलेक्ट्रॉन कूद के कहां गया, यहां गया। यहां से क्यों नहीं कूदा, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल है, हाफ फील्ड स्टेबल है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, यहां से यहां तक आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं। मतलब कि कोवैलेंसी कितनी दिखनी चाहिए बच्चों, तो कोवैलेंसी भी मेरे को दिखनी चाहिए 5। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि PCl5 एग्जिस्ट इन नेचर और रीजन क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, राइट। एक बात ठीक है, ये भी कह सकता हूं कि NCl5 नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, राइट, ड्यू टू absence of vacant d ऑर्बिटल। यानी कि नाइट्रोजन के पास अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल इस तरीके से होता तो ये भी हमारा पॉसिबल होता, और ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है, जबकि एक ही ग्रुप के दोनों एलिमेंट है ना बेटा, नोट करो। लिखा बच्चों। चल एक और केस देखते हैं, बालको एक और केस देखते हैं, तीसरा केस देखते हैं। सल्फर के बारे में सोचते हैं, ठीक है, सल्फर के बारे में सोचते हैं। Z बराबर आप जानते हो 16, ठीक। पहले नोट करो, फटाफट नोट करो बच्चों। लिखा। अब देख कॉन्फ़िगरेशन कर, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना। अब ध्यान से देख, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, इधर उधर ना देखो, इधर उधर ना देखो, किसी की कॉपी मत देखो, अपनी कॉपी में देखो। इधर उधर काहे देख रहे हो गंदे बच्चों। अब यहां S में कितना है 2, P में कितना है 4 दिखाई दे रहा है, और 3D में बताओ मेरे को, 3D में कितने हैं इलेक्ट्रॉन बताओ बेटा जी। 3D में एक भी नहीं। इसको हम क्या नाम देंगे, ग्राउंड स्टेट। क्या नाम देने वाले हैं, ग्राउंड स्टेट, शॉर्टकट में बोलेंगे GS, ग्राउंड स्टेट। अच्छा एक बात बताओ, इसकी जरा कुंडली निकालो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई। इस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मेरे को बात बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 का मतलब कोवैलेंसी कितनी आनी चाहिए बताओ, कोवैलेंसी कितनी आनी चाहिए 2, राइट, पक्का। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि SF2 है ना, एग्जिस्ट इन नेचर। क्यों एग्जिस्ट इन नेचर, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी कोवैलेंसी भी कितनी है 2 है, ठीक। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट से इलेक्ट्रॉन कुदाऊंगा कहां पर, यहां पर। क्यों कुदाऊंगा, ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब द फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की मैं बात कर रहा हूं तो बेटा जी 3s का ये है सीन, और 3p की अगर मैं बात कर रहा हूं
तो 3p का सीन तो इस तरीके से हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन कूदने वाला है कहाँ, 3d में, है ना, 3d में कूदने वाला है। तो ये हमारा हो गया 3d। एक बात बताओ, इसका इलेक्ट्रॉन कूदा दिया हमने, इधर कूदा दिया। अच्छा अब देख कि इस केस में अगर मैं पूछता हूं, मेरे को बात बता कि भाई ये कूद गया उधर, है ना, तो अब मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ भाई, 4। हाँ, कोवैलेंसी कितनी हो गई, 4। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि SF4, है ना, SF4 एग्जिस्ट इन नेचर। SF4 बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है ना, SF4 बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, इसकी चर्चा खूब होने वाली है। तो पार्क में देखे होंगे आप, पार्क में कभी कभी गलती से गए होंगे घूमने के लिए, तो इस तरीके से एक लगा होता है झूला, है ना, और एक बच्चा ये बैठा होता है, एक बच्चा ये बैठा होता है, ऊंचा नीचा होता रहता है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सीसा शेप। क्या बोलते हैं, सीसा शेप। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पाया जाता है सीसॉ शेप, ठीक है, शेप पाया जाता है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी जरूरत नहीं है, अभी तो खाली मुझे एग्जिस्टेंस ढूंढना है कि एग्जिस्ट करेगा, नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। अगर आप कहते हो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा साहब, तो देखो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ये FF हो गया और ये F हो गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और ये एक लोन पेयर होता है ना। हालांकि जरूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने पूछा तो मैंने बता दिया। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, अभी भी एक यहाँ टहल रहा है, तो मैं चाहूंगा एक अनपेयर्ड और उधर कुदा दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन और कुदा दिया प्रमोशन एनर्जी लगा करके। तो मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ कूदेगा भाई, ये 3s है, और इसके बाद ये बेटा जी ये आपका 3p है, और ये हमारा जो हो गया ये 3d हो गया, है ना, ये हमारा 3d हो गया, दिख रहा है आपको। अब जो है, अब इलेक्ट्रॉन इसका देखो ये स्टेबल हो चुका है, इसका इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आ जाएगा, यहां ये पहले ऑलरेडी मेंटेन था। अच्छा मेरे को बात बताओ कि इस केस में, ठीक है, अब इस केस में एक बात बताओ मेरे को बाल को, इस केस में आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिखा, बताओ, गिन के बताओ, 5। मतलब कोवैलेंसी कितनी आ गई, कोवैलेंसी 5 आ गई, कि नहीं आ गई? अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब क्या होगा, SF5 एडजस्ट करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। SF5 क्या करेगा, एडजस्ट करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, कर सकता है। तो SF5 जो है ना, तो 3 6 होगा ना यार, 3 2 5 6 होगा ना बच्चों, 6, कोवैलेंसी कितनी 6 हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि SF6 है ना, एग्जिस्ट इन नेचर, कर सकता है कि नहीं कर सकता बच्चों, कर सकता है नहीं। अगर आप कहोगे तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं बना सकता हूं इस तरीके से, हालांकि कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं बना दे रहा हूं, ठीक है ना बालको। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, नोट करो। जब पाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है स्ट्रक्चर भी होगा उसमें। लिखा बच्चों, क्वेश्चन लिखो, बोले एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, एक्सप्लेन दैट OF6 बच्चों, OF6
explain that OF6 never exist in nature. Explain that OF6 never exist in nature. OF6 never exist in nature. क्या OF6 एग्जिस्ट करेगा नेचर में? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बच्चों? इसमें ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बेटा जी, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, है ना। तो जब ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3D में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा। जब 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो प्रमोशन एनर्जी यानी प्रमोशन रूल अप्लाई नहीं होगा। आप करके देख लेना, है ना। 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो प्रमोशन एनर्जी या प्रमोशन रूल वहां अप्लाई नहीं होगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन 3D में नहीं जाएगा, और 3D में नहीं जाएगा तो इसका फॉर्मेशन भी नहीं होगा। इसको आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे जैसे मैंने ये समझाया हुआ है, जैसे मैंने इस तरीके समझाया है इसी तरीके से आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। एक्सप्लेन दैट ICl5, बोर्ड पे लिख दूं, ICl5 exist in nature. ICl5 exist in nature. ठीक है, ICl5 exist in nature. अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक रहता है कि सर ने पहली बात तो ये कि ICl5 एग्जिस्ट करता है क्योंकि भाई इसके पास जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है ना। तो आई के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। अब बहुत सारे बच्चे लोग सोच रहे होंगे कि सर ने आई तो दे दिया लेकिन एटॉमिक नंबर देना भूल गए। बच्चों एग्जाम में एटॉमिक नंबर दिया भी नहीं जाएगा, एग्जाम में एटॉमिक नंबर के चक्कर में रहना भी नहीं और दिया जाएगा भी नहीं। अब यहां पर एक लॉजिक मैं आपको सिखा रहा हूं, मेरी बात सुनना। एक लॉजिक सीखो जिससे हमें एटॉमिक नंबर की याद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल हम ये जान जाए कि उस ग्रुप का पहला एलिमेंट कौन है। ठीक है, उससे हम सब पूरी कुंडली जान जाएंगे, पूरी कुंडली ही उसकी जान जाएंगे। कैसे? तो दिमाग लगाते हैं, है ना। तो बोर्ड बिका हुआ है, तो ठहर जा पहले नोट कर इसको। लिखा बच्चों? अब लॉजिक लगाओ। अब देख, बिना एटॉमिक नंबर याद किए हुए हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हम ये जानते हैं, सुनना ध्यान से, हम लोग ये जानते हैं कि आयोडीन 17 ग्रुप का मेंबर है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये जानता हूं कि आयोडीन हमारा जो है 17 ग्रुप का है, दिखाई दे रहा है? थोड़ा गीला है बोर्ड, ठहर जा। अच्छा, हम ये जानते हैं कि आयोडीन मेरा 17 ग्रुप का एलिमेंट है। अब हमें एटॉमिक नंबर का चक्कर पालना ही नहीं है, एटॉमिक नंबर के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। अब देख ध्यान से, हम ये 17 का पहला एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, यानी इसकी बात कह रहा है। तो एटॉमिक नंबर का चक्कर पालो ही नहीं। अब देख, इसका तो याद ही रहता है कि Z बराबर 9 होगा। अब इसका मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया, 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा, किसका होगा? फ्लोरीन का। तो इसका मतलब जब क्लोरीन का करूंगा तो 3s2 और 3p5, ये देख क्लोरीन का आ गया। कोई जरूरत पड़ी याद करने की? कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब इसका अगर मैं करता हूं तो मेरे पास 4s2 और 4p5, देखिए आ गया। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन किया तो 5s2 और 5p5। देख, कहा मैंने एटॉमिक नंबर याद करने के लिए आपसे कहा। ये मेरा टेक्निकल फंडा AST अप्लाई करो और फटाफट आंसर निकालो। देखो क्या जरूरत पड़ी, मुझे आयोडीन के एटॉमिक नंबर की याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और हम प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ले रहे हैं। अब ये कहते हैं कि भाई ICl5 एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखो ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा? ग्राउंड स्टेट में 5s के पास कितने इलेक्ट्रॉन? देख बेटा, 5s के पास 2, 5p के पास कितने? 5। अब जंप करा के देख, ये तो हमारा कौन सा स्टेट हो गया? ये ग्राउंड स्टेट हो गया। फर्स्ट एक्साइट स्टेट में इलेक्ट्रॉन, अगर मैं कहता हूं कि फर्स्ट एक्साइट स्टेट में आना है, तो फर्स्ट एक्साइट स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहां से खुदा पहले तो कहां से? पहले 5s ये आपका मेंटेन है ना, और ये बच्चों ये 5p आपका मेंटेन है।
और ये जो है ये मेरा कितना आ जाएगा, 5d आ जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन तो मैं यहां से खाली करूंगा, ये आपका मेंटेन, ये मेंटेन, ये मेंटेन, ये मेंटेन, और यहां का इलेक्ट्रॉन खुदा दिया मैंने। यहां कोवेलेंसी कितनी आ गई, 3 आ गई, 3 आ गई, 3। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ICl5, फिर एक और खुदा दे, सेकेंड एक्साइट स्टेट में आ जा। तो सेकेंड एक्साइट स्टेट में आ गया, देख ध्यान से, तो 5p ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इधर कर दिया, है ना, 5d। अब इस केस में देख कितने आ गए, 5। इसका मतलब क्या हो गया, अनपेयर्ड हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि ICl5 क्या होगा, एडजस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन और खुदा देगा, तो ICl5 भी एडजस्ट कर जाएगा, सॉरी ICl7 भी एडजस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक ट्रिक लगाना है, आपको कंपटीशन में बैठना है, आपको ट्रिक लगाना है। ठीक है, बोर्ड के स्टाइल में चलना, करते रहो, लंबी लंबी कॉपी भरते रहो, वैसे ही आपको नहीं करना है। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं ऐसे करो, कि एटॉमिक नंबर याद करने की कोई चक्कर ही नहीं है, कोई चक्कर पालो ही नहीं। आप बस ग्रुप के पहले एलिमेंट को देखो और नीचे इस तरीके से लिखना शुरू कर दो, ये दिस वन द आंसर। देखो कितना फटाफट आंसर निकाल दिया। क्या मैंने एटॉमिक नंबर याद करने लिखा, बिल्कुल नहीं। आपको याद करना है, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ ऐसे करना है। ठीक है, नोट करो।